नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये सत्र हमारा काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कुर्सी, कलम और कविता हमारे देश को चलाने वाले जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका संवेदनशील होना कितना महत्वपूर्ण है और उन अधिकारियों के मन में अपने राज्य, अपने जिले, अपने देश और उनके लोगों के प्रति कितनी करुणा है, कितना दर्द है, ये एक कवि हृदय मन ही समझ सकता है। और ऐसे में प्रशासन चलाना क्या उनके लिए आसान होता है, मुश्किल होता है, कैसे होता है। बहुत धन्यवाद मुकुल सर आपका। आशुतोष सर, आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले ये चाहते हैं, आपकी साहित्यिक यात्रा पर तो हम बात करेंगे। सबके मन में ये आता है कि एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए जो देश की सबसे बड़ी सेवा है, प्रशासनिक सेवा है, वहां तो सिर्फ पढ़ना लिखना पड़ता है। तो ये आपकी साहित्यिक यात्रा आप सिविल सर्वेंट बने उसके बाद शुरू हुई या पहले से थी? और अगर ये था तो ये कितना कठिन कार्य था? सही जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आपके माध्यम से देश भर में जुड़े हुए तमाम साहित्य सुधियों को मेरा नमस्कार। आपने जिस प्रश्न का ये जिक्र यहाँ पर किया है, उसके उत्तर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बचपन से साहित्य का संस्कार मिला और यह संस्कार कुछ हद तक विरासत में था, क्योंकि मेरे पिता भी अंग्रेजी और हिंदी में लिखते थे। वो अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षक थे और साथ में सृजन भी करते थे कविताओं और कहानियों का, और उसी से मन पर गहरी छाप पड़ी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, जो भी सर्वश्रेष्ठ साहित्य था उस समय उपलब्ध था। मुझे याद है कि जब मैं 7वीं कक्षा में था और गर्मियों की छुट्टियों में उस समय पढ़ने और किताबें पढ़ने की परंपरा हुआ करती थी, और शायद मनोरंजन के लिए सबसे सहज रूप से जो उपलब्ध होती थी वो किताबें ही होती थी। तो उस समय प्रेमचंद की मानसरोवर जो 9 खंडों में थी वो उन्होंने मुझे भेंट दी थी, और उससे मुझे लगता है कि साहित्य के प्रति रुचि जगी। कविताओं में जो ध्वनियों और संकेतों के प्रति अनुराग था वो तो बचपन से था, और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। आज भी अपने आप को कवि नहीं कह सकता, और मैं बोलता भी हूँ कि तुम्हें जो शब्द दिखते हैं, कुछ बोलते, कुछ खोलते, कुछ बताते, कुछ छुपाते, वेदना में भीतर की शक्ति को उकेरते, आनंद में कुलाचे भरते इठलाते। दरअसल वो शब्द नहीं, मेरी चेतना के साक्षी हैं, मेरे हृदय का स्पंदन, मेरे होने का प्रमाण। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा और आगे बढ़ी, लिखना शुरू किया, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, और फिर भी ये कहूँगा कि कवि कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता। हम यही इसीलिए थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करते हैं, और उसमें घर परिवार ने, आशुतोष सर आपने बहुत अच्छी बात कही, पिताजी का सहयोग रहा, घर का माहौल रहा। हम आज आपकी निजी जीवन यात्रा, साहित्यिक यात्रा के साथ साथ उस पर और समझना और जानना चाहेंगे। मुकुल सर, आप दोनों ही, हाँ एक बात हम और बता दें आपको ये दोस्तों, कि आप दोनों ही अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान हैं। ऐसा बहुत कम होता है मुकुल जी, आशुतोष जी, कि आपको ऐसे लोग मिले जिनकी दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में समान पकड़ हो, अधिकार हो। ऐसे लोग कम मिलते हैं। किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है, किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे लोग जब हमें मिलते हैं जो अंग्रेजी भी उतनी उनकी अच्छी होती है, हिंदी भी उतनी अच्छी होती है, तो ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें बड़ा गर्व होता है आप जैसे लोगों पर। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हम आपसे इस बारे में भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेखन का, साहित्य का रुझान कैसे हुआ और कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ
आपकी भी वही आशुतोष सर वाला प्रश्न, ये साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई? और निजी अपने निजी जीवन के बारे में भी आप बताइए। आपके घर परिवार में भी इस तरह का कोई माहौल था? हाँ, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आज तक को दिल से आभार कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे, जहाँ मैं अपने श्रोताओं और अपने पाठकों के साथ सीधा जुड़ सकता हूँ। और जो उपस्थित हैं श्रोता और जो अनुपस्थित भी हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, उनको दिल से बहुत बहुत आभार। और जहाँ तक हमारी साहित्यिक यात्रा का सवाल है, वहाँ तक मेरी भी कहानी आशुतोष जी से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, कला जो है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। उसका किसी प्रोफेशन या उसका किसी आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप व्यवसाय करते हैं, उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता। और इसमें एक मेरा तो ये मत है कि साहित्यकार को प्रकृति चुनती है, बाकी तो प्रोफेशन और बाकी जो कुछ आप करते हैं वो आप चुनते हैं, लेकिन साहित्यकार को तो प्रकृति चुनती है। तो ये जो एक मेरे अंदर जो एक था, एक तरह का आप यूं कह लें कि एक बेचैनी थी शुरू से, बचपन से ही। जहां तक मुझे याद आता है, स्कूल के दिनों में ही मैं अनायास कुछ जो पंक्तियां स्क्रिबल कर लिया करता था, कविता की वो आती थी, लिखता था, उसको बड़ा सहेज के रखता था। और बहुत उस समय एक शर्मिलापन होता है जब आप शुरू में आप कुछ लिखते हैं, आप यू आर नॉट श्योर कि ये लोगों तक मैं पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं, ये कैसी होंगी। तो वहां से मेरा एक जो मेरे अंदर की वो जो टेंडेंसी थी वो वहां से थी। लेकिन उसको कोई भी प्रतिभा अगर आपके अंदर है, उसको सही माहौल चाहिए फलने फूलने के लिए। वहां मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर रहे बिहार विश्वविद्यालय में। वहीं मैं पैदा वहीं हुआ, उन साथ में बढ़ा। तो घर पे जो माहौल था कि बहुत ही जब मैं बहुत ही यंग था, जब बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उस समय से ही जो घर का एक परिवेश था वो एक तरह से साहित्यमय था। आप मतलब मैंने यूं कहें। और मुझे जो क्लासिक्स थे, जो आज भी टाइमलेस हैं, जो आज भी मतलब लोगों में उतने ही लोकप्रिय हैं, जैसे आप जेन ऑस्टिन को कह लें, जैसे आप थॉमस हार्डी को कह लें, जैसे आप शेक्सपियर के ड्रामास को कह लें, तो ऐसी जो पुस्तकें थी, उनसे मेरा जो तारुफ है वो बहुत ही एक यंग स्टेज से रहा। और उसने मेरी कहीं ना कहीं साहित्यिक संवेदना को उभारने में बहुत मदद की है, बहुत जबरदस्त मदद की है। तो एक तरह का बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस मैं कह लूं कि एक तरफ तो मेरा रुझान जो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, और दूसरी तरफ वो माहौल मिल जाना, और दोनों का साथ मिल करके। और अब अल्टीमेटली जैसे आशुतोष जी ने बोला कि साहित्यकार तो मैं नहीं कह सकता, एक यात्रा में हूं और इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं। और ये मेरे लिए बहुत ही सुखदायी और पूर्णता का एहसास दिलाने वाली यात्रा है मेरे लिए ये। देखिए, आप दोनों यही एक पढ़े लिखे इंसान का, एक बड़े व्यक्तित्व का सबसे अच्छा पक्ष होता है। आपने भी आशुतोष सर कहा कि मैं तो अभी अपने आप को साहित्यकार नहीं कहता, सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। ये आप दोनों हम्बल हैं बहुत ज्यादा। आशु सर, हम और समझना, हम साहित्यिक अब बात करेंगे, आपसे सुनेंगे भी, लेकिन हम ये भी जानना आज चाहते हैं कि मन मस्तिष्क में कहीं आपके ये था कि मुझे पुस्तकें लिखनी हैं, कहीं ये था कि मुझे ये जो मेरी संवेदनाएं हैं, ये जो मेरे विचार हैं, उन्हें कहीं अंकित करना है और उन्हें एक पुस्तक का रूप देना है, या ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आया? क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या इतना समय मिल पाता है, या उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को दरकिनार कर देता है? ये कभी अड़चन आई आपके जीवन में? बहुत अच्छी बात की है आपने सईद जी। आपके सत्र का शीर्षक ही है कुर्सी, कलम और कविता। कुर्सी का संसार भी बहुत बड़ा है, लेकिन कलम का संसार या कविता का संसार तो बहुत व्यापक है, उससे कहीं बड़ा। अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो व्यस्त रहते हैं, फिर कैसे लिख पाते हैं? और मेरा जवाब होता है कि व्यस्त हैं या इतना दबाव है काम का, इसलिए लिखने की आवश्यकता और ज्यादा है। वाह! क्योंकि व्हेन देयर आर सो मेनी फोर्सेस ट्राइंग टू डीह्यूमनाइज यू, देन देयर इज अ ग्रेटर नीड टू रिमेन ह्यूमन, एंड लिटरेचर हेल्प्स यू रिमेन ह्यूमन।
तो लिखने की जहां तक आवश्यकता है उसको महसूस करते हुए मैंने तो शुरू में एवरीबडी सफर्स फ्रॉम दिस राइटर्स ब्लॉक कि विचार आ नहीं रहे, शब्द नहीं आ रहे, तो उसको पहले एक अनुशासन में ढालना शुरू किया कि रोज कुछ न कुछ लिखेंगे, जो देखा, जिससे मिले, जैसा महसूस किया, जो विचार आया, उसको बस शब्दों में उतारना है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि शब्द खुद आने लगे, बहने लगे, और पुस्तक लिखना ये उद्देश्य नहीं था। शुरू में तो यह स्वांतः सुखाय था, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को मनुष्य रखने की आवश्यकता और विवशता, इसने शायद कुछ लिखवाया, और जो कुछ भी लिखा उसको पुस्तकों का रूप मिल गया। इसमें अवश्य जो है ईश्वर की कृपा थी, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुकुल जी, पहले आप उसका उत्तर दीजिएगा। एक जो आपके कवि, लेखक, साहित्यकार को हम ये मानते हैं, और जो कि सच्चाई भी है, कि वो संवेदनशील मन उसका होता है। प्रशासन चलाते हुए आप भी आशुतोष सर इसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या ये मदद करता है कहीं ना कहीं आपको अपने प्रशासनिक कार्यों में इसकी मदद मिलती है, और मिलती है तो कैसे? मैं इसको ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जिस प्रश्न से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूं अपने को, ये मुझे दो तरह से मदद करता है। एक तो जैसे आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपने प्रशासन में, तो वो जो बेचैनी है लिखने की, वो उसमें वेग जो है उसका वेग बढ़ता जाता है। और जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जैसे ही फिर आपको समय मिलता है, फिर आप वो वेग जो है बिल्कुल वो तोड़ता हुआ वो बाहर निकलता है, और वो शब्दों के प्रवाह में आपकी जो साहित्यिक संवेदना है वो बह जाती है। दूसरा, मैं एक चीज बताऊं, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, भारत सरकार से जुड़े होने के नाते, नेशन बिल्डिंग से जुड़े होने के नाते, राष्ट्र निर्माण से जुड़े होने के नाते, आपके जो अनुभव हैं उनमें जो वैरायटी है, उनमें जो रेंज है, जितने कलर्स हैं, जितने रंग होते हैं अनुभव के, वो बहुत ही मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि वो काफी सारे रंग उसमें इसलिए होते हैं कि आप प्रशासन को चलाते हुए आप समाज के सबसे नीचे तबके से लेके सबसे ऊपर तबके से भी जुड़े रहते हैं। तो आपको एक समाज का जो अध्ययन है वो इस प्रोफेशन से मुझे आता है। और मेरा मानना है कि साहित्य जो होता है वो एक रचना की जो एक आग होती है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस जो आप अनुभव करते हैं वो उनके लिए ईंधन का काम करता है, और दोनों जो वो आग उसको जलाती है तब वो साहित्य और कविता की ज्योति जलती है, और वो अल्टीमेटली जो है वो एक आपको एक दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर, जहां आप डिवाइन फीलिंग आने लगती है जब आप कुछ रचना करते हैं। जैसे रचनाकार, जैसे हम लोग नेचर को देखते हैं और आपका मानवीय अस्तित्व है, उसमें हम कहते हैं कि ईश्वर है जिसने कि आपको आपकी रचना, संसार की रचना की और आपको फिर पैदा किया। उसी तरह एक रचनाकार की उसमें जब वो कोई नई चीज लिख देता है तो आप समझिए कि एक तरह का मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, एक तरह का एक सबलाइम स्टेट में आप आ जाते हैं। तो ये बड़ा सुखद अनुभव है। तो ये प्रशासन मुझे दो तरह से मदद करता है। एक तो जब व्यस्त रहता हूं तो उस बाकी समय में वो अपना एक फोर्स, जो पैशन जिसको कह लें, वो अपना वेग अब अपना एक्सप्रेस कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। और दूसरा, मुझे इतने सारे वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो मुझे मेरी साहित्यिक संवेदना को इनरिच करते हैं, उसको ये धनी करते हैं। आशुतोष सर, हम आपको, हालांकि अब आप दिल्ली आ गए हैं, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा असम लिए चलते हैं। असम की नैसर्गिक सुंदरता और वहाँ की टोपोग्राफी, ये हमारे देश से बड़ी विडंबना है कि हम हमेशा से उत्तर पूर्व के राज्यों को अपने देश के अन्य हिस्सों से कटा हुआ मानते हैं, और उसे अपने जैसे हम मध्य भारत में हैं, उत्तर भारत में हैं, दक्षिण भारत में हैं, पश्चिम भारत में, उससे थोड़ा सा उत्तर पूर्व को हम अलग कर लेकर चलते थे। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी रहे, पूरे असम को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा, समझा, अपने जीवन का बहुत अधिक समय आपने वहां पर बिताया। वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति का आपके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा? पिछले लगभग 4 वर्षों से मैं दिल्ली में हूं, और अगर दिल्ली ने मुझे शुष्क और रूखा नहीं बनाया तो इसका श्रेय असम को जाता है।
क्योंकि उसने अभी भी मेरे मन को हरा भरा रखा हुआ है, मेरे हृदय में नमी बनाए रखी है। और लगभग 20 वर्षों का कार्यकाल मैंने असम में बिताया। 2 दशकों की ये यात्रा, इसने ऐसे अनुभव दिए, इतनी भावनाएं दी, ऐसे संबंध बनाए जिनसे मेरी संवेदनाएं और समृद्ध हुई और गहरी हुई। तो उनका प्रभाव मेरे जीवन पर और मेरे सृजन दोनों पर पड़ा। सर, और जहाँ तक आपने पहले एक प्रश्न पूछा था कि क्या ऐसा होता है कि काम की वजह से आपकी साहित्य रचना बैक सीट ले लेती है, जी, तो कर्तव्य को तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए, क्योंकि कविता या सृजन तो सिर्फ मुझसे जुड़ा है, कर्तव्य किसी और से भी जुड़ा है। और इस वजह से कर्तव्य की प्राथमिकता रहती है। और धीरे धीरे लेकिन एक सामंजस्य बैठाने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो आ जाता है। और मुझे लगता है कहीं वो बैलेंस, शायद फिर मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा से फिर वो बैलेंस बनाने की स्थिति में आज हूँ। और जहाँ तक अपने कुर्सी के दायित्व का प्रश्न है, उसमें भी किसी भी तरह की गफलत ना हो, ये कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक हो अपनी सृजन यात्रा को भी आगे बढ़ाए, अनवरत रखने का प्रयास करता हूँ। आपने सिर्फ अंग्रेजी में लिखा या अधिक अंग्रेजी में लिखा? हिंदी की तरफ आपका रुझान क्यों नहीं हुआ? ये वही पिताजी वाली बात रही, घर परिवार का जो माहौल था वो रहा, या ये अंग्रेजी से अधिक लगाव क्यों? ये आपने इसका एक तरह से उत्तर हाँ, एक अंश में दिया कि साहित्य, पहले तो मैं ये बता दूं कि साहित्य का साहित्य भाषा पर डिपेंडेंट नहीं होती जी, ठीक है, भाषा साहित्य पर डिपेंड करता है। तो अगर आप साहित्यकार हैं और आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपके अंदर जो भावना है, वो संवेदनशीलता है, वो बस एक माध्यम ढूंढती है अपने आप को अभिव्यक्त करने का। अब वो माध्यम हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या इंडिया तो डाइवर्स कंट्री है, यहाँ विभिन्नता का देश है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कितनी सारी भाषाएं हैं, तमिल लिटरेचर है, बांग्ला लिटरेचर है, और सारे लिटरेचर की विधाएं जो हैं उतना ही अच्छा कर रही हैं, उतनी ही लोकप्रिय हैं। तो पहले तो ये कि साहित्य जो है भाषा पर निर्भर नहीं रहती है। दूसरा, मेरा जहां तक सवाल है कि अंग्रेजी कैसे आई, तो वो फिर से वो घर का माहौल था और मेरे अंदर जो एक लिटरेरी सेंसिबिलिटी थी, संवेदनशीलता थी, वो उसको एक माध्यम मिला और अंग्रेजी का माध्यम मिला और अंग्रेजी से मैं रिलेट कर पाया उस समय। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये हुई कि हमारे घर में हिंदी का भी बहुत अच्छा माहौल था। हमारे पिता वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे, तो वो जितना वो हमारे पिता हिंदी में कविता लिखते थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर हिंदी में लिखते थे। तो हिंदी से भी जो मेरा एक लगाव है वो टूटा नहीं, कहीं बना रहा। और वो हिंदी की यात्रा भी हमारी, मैं बड़ा एंजॉय करता हूं। मैं मतलब हिंदी बोलना या हिंदी में, इवन मैं अब तो हिंदी ने इतना आकर्षित कर लिया मुझे कि मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे हिंदी की तरफ भी जाना चाहिए, समय अगर हो। अभी सोचने की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी से भी मेरा लगाव उतनी ही प्रिय है हिंदी मुझे। तो मेरा बहुत, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा, एक साहित्यिक विद्यार्थी के रूप में मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मैं अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी अपने आप को अभिव्यक्त करूं। तो मेरे एक पर्सनालिटी में, मेरी जो पर्सनालिटी में एक तरह का फैलाव आएगा, और वो मैं जस्ट वेट कर रहा हूं फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मैं जरूर लिखूंगा हिंदी में। नहीं, जरूर। लेकिन आज हम आपसे अंग्रेजी में सुनेंगे। और आशुतोष सर, हमारे पास संदेश आ गए हैं कि भैया कितनी बात करोगे, हम तो सुनने आए हैं। तो आपके चाहने वालों के जो यहाँ पर सब मौजूद हैं, मुझे कह दिया गया है कि अब आप सुनवा दीजिए। तो हम एक कृति आपकी अवश्य सुनेंगे, आप हिंदी में और आपसे अंग्रेजी में। लेकिन मैं एक बार फिर हम ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दोनों आज के जो मेहमान हैं दोस्तों, उनका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। और ये बात हमें विशेष तौर पर, निजी तौर पर बहुत ज्यादा आकर्षित करती है कि अगर दोनों भाषाओं पर आपका समान अधिकार होता है तो एक भारतीय होने के नाते ये गर्व की बात है। और आप जैसे लोग कम मिलते हैं, इसलिए आप दोनों को साधुवाद। आशु सर। धन्यवाद सही जी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि साहित्य का भाव जगत बहुत व्यापक होता है, और वो भाव जगत कई स्तरों पर होता है। पहले घर परिवार से शुरू होकर समाज, देश, धर्म, अध्यात्म, उसकी यात्रा अनंत है। तो मैं जिस क्रम में कविताएं सुनाना चाहूंगा वो भी शायद इसी स्तर पे होगा। सबसे पहली कविता जो है वो है
बहनों को समर्पित। ये कविता मैंने पिछले रक्षाबंधन पर लिखी थी और मेरी 4 बड़ी बहनें हैं। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, और मुझे लगता है कि जिन प्रतीकों का प्रयोग मैंने इस कविता में किया है वो तो शायद निजी या वैयक्तिक हो सकते हैं, लेकिन इस कविता में जो भाव हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनकी प्रतिध्वनियां यहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति अपने हृदय में अनुभव करेंगे। तो ये उन बहनों को समर्पित है और भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। ये कुछ धागों से सांस बंधी है और कुछ धागों से सजी कलाई। जग में आकर जीवन पाकर जिन रिश्तों की डोर बंधा, मन का यह उन्मुक्त गगन भी उन रिश्तों के छोर बंधा। कभी साथ में खेले भी हम, कभी साथ में खेले भी हम, कभी रूठ कर लड़ बैठे, कभी पकड़कर कंधे को हम दीवारों पर चढ़ बैठे। कैसे भूलूं याद सभी कुछ, कैसे भूलूं याद सभी कुछ। छत है, सीढ़ी, सपने हैं, गुड़िया, लट्टू, गिट्टी, कंचे, परियां, तारे अपने हैं। बचपन की सब बातें प्यारी, बचपन की सब बातें प्यारी, अंतर मन में खिल मुस्काई। कुछ धागों से सांस बंधी है, कुछ धागों से बंधी कलाई। तुमने मेरा सर सहलाया, तुमने मेरा सर सहलाया, तुमने मेरे गाल दबाए, तुमने मुझको राह दिखाई, तुमने मुझको स्वप्न दिखाए। तुमने मेरा भारी बस्ता अपने कंधों पर टांगा था, तुमने मेरा भारी बस्ता अपने कंधों पर टांगा था। तुमने मुश्किल रास्ता लंबा मुझको थामे ही लांघा था। तुमने मुझको बाहों में भर मेरे डर को दूर किया था, तुमने मुझको बाहों में भर मेरे डर को दूर किया था। तुमने आंधी बारिश में भी साहस क्या भरपूर दिया था। तुमने मुझको अपने हिस्से की हंस कर दी दूध मलाई। कुछ धागों में सांस बंधी है, कुछ धागों से सजी कलाई। तुमने मांगा प्रभु से जब, तुमने मांगा प्रभु से जब कुछ, तुमको मेरा ध्यान रहा। तुमने मांगा प्रभु से जब कुछ, तुमको मेरा ध्यान रहा। तुमसे लिपटा स्नेह सूत्र यह सहज सरल सम्मान बना। कभी साथ में कभी सामने, कभी साथ में कभी सामने, अडिग सदा तुम खड़ी रहीं। इस रिश्ते में देती आई, तुम ही मुझसे बड़ी रहीं। विदा हुई थी उस दिन जब तुम, विदा हुई थी उस दिन तुम जब छोटा था पर रोया था। विदा हुई थी उस दिन तुम जब छोटा था पर रोया था। ऐसा मुझको लगा अचानक मूल्यवान कुछ खोया था। लेकिन तुमने उस घर में भी मेरी ही तस्वीर लगाई। कुछ धागों में सांस बंधी है, कुछ धागों में सजी कलाई। आपने तो भावुक कर दिया हमें। ये बहुत ही इमोशनल ये कविता थी और बहनों के लिए। और आशुतोष सर, ये बिल्कुल सच्चाई है, सत्य है कि एक बहन ही होती है जो खुद परेशान होकर, खुद तकलीफ उठाकर, और एक माँ तो एक बार फिर भी मन कड़ा कर लेती है अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के बेटे के लिए, लेकिन एक बहन है जो अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। एक बहन ही है जो अपने भाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर और कुर्बान कर देती। बहुत ही भावुक, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी कविता। क्या सुनाएंगे मुगल सर आप? भाई, इनकी कविता सुन करके मैं भी यही सोच रहा था कि मैं क्या सुनाऊं, और हमारी कविता जो कि अंग्रेजी में है तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी मैं एक प्रकृति पर एक कविता इसलिए सुनाना चाहता हूं कि ये कविता जो है वो उस सेंटिमेंट को, उस भावना को उजागर करती है कि जहां जब भी हम लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ईश्वर के अस्तित्व के प्रति एक तरह का शक शुबा होता है, तो उस समय नेचर जो है आपको बहुत मदद करता है उस समय। और नेचर को मैं मानता हूँ इट इज द मोस्ट पैल्पेबल रिफ्लेक्शन ऑफ डिविनिटी। और ईश्वरीय प्रमाण अगर हमारे पास कुछ है तो नेचर इसमें। फ्रैंक राइट नाम के बहुत फेमस अमेरिकन राइटर और आर्किटेक्ट थे, उनका एक जो कोट है वो बहुत ही प्यारा है और मेरे दिल को हमेशा छूता है कि आई बिलीव इन गॉड ओनली आई स्पेल इट नेचर। मैं ईश्वर ने विश्वास रखता हूँ लेकिन मैं इसको नाम नेचर का देता हूँ। और ये कविता उन दिनों में लिखी गई है जो पैंडेमिक टाइम्स थे हमारे, जिस समय प्रकृति को भी अगर यूं कहें तो फ्रेश ऑक्सीजन हम लोग मतलब मिला। दैट वाज द ओनली सिल्वर लाइनिंग टू दैट क्लाउड। तो उस समय लिखी हुई कविता थी कि प्रकृति में
खो जाना एक तरह से उस समय लॉकडाउन के दौरान, उस दौरान ये फिर कविता आई थी और इसी सेंटिमेंट को उजागर करती है, इसी भावना को। तो वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ जी। इसका टाइटल है अ टेस्टिमनी टू डिविनिटी। द स्प्रिंग winds stir in the boughs, the spring winds stir in the boughs, setting them into quiet quiver, caress my ears with a sweet sonorous whisper, and rustle over me, and it rejoice this sheath of a nameless pleasure. Birds flit in the hedges and bushes to set them off into the tremor of thrill, and hop and peck about in a wide wonder, their chirps and chirrups echoing the silences. Bees buzz around and butterflies hover with a frantic freedom, unlocking a curious wanderlust in me. अब देखिए यहाँ प्रकृति से जो मनुष्य का सामंजस्य है वो, कि प्रकृति का के इस दृश्य को देख करके मेरे अंदर एक कवि के अंदर जो बदलाव आ रहा है। Unlocking a curious wanderlust in me, my wondered being nimble and wide, thirsting for more, travels to the sky that is radiant, celestial with a liquid gold, the iridescent clouds misshapen and mesmerizing, wandering galore and gay, and the starlings and the birds unknown fly wide-winged on their way. The noon wanes, and into the gold infuses some dark silver, and around the ball of fire, orange, lavender, turquoise, and what not, turns the iridescent grey, and the birds in droves get set in spray. अब ये अंतिम स्टैंजा है इसका। टाइम टर्न्स विंग, मतलब आप खो गए हैं बिल्कुल, और समय को जैसे एक पंख लग गया हो और समय जो उड़ान भर रहा है। टाइम्स टर्न विंग्ड एंड द मूड गेट्स स्टीप्ड इन एन एक्सटैटिक मेलंकली, एंड आई एम मूव्ड मोशनलेस। आपके अंदर कोलाहल है लेकिन आप स्थिर हैं, उस कोलाहल में, उस स्थिरता में एक तरह का शोर है। एंड आई एम मूव्ड मोशनलेस, अवेकन इनटू ए सब्लाइम स्लम्बर, when the senses unite to serve the spirit and the divine faith demands no demonstration. कोई प्रूफ नहीं, उसे किसी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। और ये प्रकृति का जो उदाहरण मुकुल जी आपने दिया है, और ईश्वर पर विश्वास के लिए प्रकृति का जो आपने इस्तेमाल किया है, ये वाकई बहुत सुंदर है। आशुतोष सर, अभी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत कुछ जानना समझना चाहता हूं, लेकिन आपके फैंस जो हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, क्या करें आप? हमारे प्रश्नों का क्या होगा, क्योंकि घड़ी भी टिक 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 चल रही है वहां पर। सुनाइए, कुछ सुनाइए प्लीज। वैसे तो किसी एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते की तुलना में कम या ज्यादा आंकना ठीक नहीं, और सभी रिश्तों की अहमियत होती है, लेकिन एक रिश्ता जो आप चुनते हैं वो होता है मित्रता। और जहां मित्रता की बात आती है वहां मित्रता के दो आदर्श हैं, एक कृष्ण है और एक कर्ण। कृष्ण की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन यहां कर्ण की है, क्योंकि कर्ण सब कुछ जानते बूझते अपने या अपयश को जो है अपनाता है मित्रता के लिए। तो उस पर एक कविता है। मेरे पास न कुल की विरासत थी, न सिंहासन की महिमा। मेरे पास न कुल की विरासत थी, न सिंहासन की महिमा थी, तो सिर्फ अपनी प्रतिभा, लगन और क्षमता। जब भरी सभा में ललकारा था मैंने आचार्य के प्रिय शिष्य को, पता था उन्हें कि उनका शिष्य और उस शिष्य का इतिहास में स्थान और गौरव मेरी ललकार की गूंज में समा जाएगा। इसलिए तो दी थी दुहाई वहां उपस्थित सभी गुणी ज्ञानी व्यक्तियों ने कि उस मंच पर सिर्फ राजकुल से जुड़े लोग ही प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। बस उसी क्षण तुमने घोषित कर दिया था मुझे अपने एक राज्य का राजा। बस उसी क्षण तुमने घोषित कर दिया था मुझे अपने एक राज्य का राजा, और दे दी थी मुझे भी सिंहासन की महिमा। ये बात और है कि उस दिन हो नहीं पाया निर्णय कि कौन है श्रेष्ठ, मैं या आचार्य का प्रिय शिष्य। क्योंकि दर्शक दीर्घा में बैठी राजकुल की एक महिला वात्सल्य के बंटवारे और समाज के डर से अचेत हो गई थी। मैं उसका अभागा पुत्र था। आचार्य का प्रिय शिष्य भी उसी का पुत्र था, मगर वो अभागा नहीं था। तुमने मुझे उस दिन राज सिंहासन पर ही नहीं बैठाया,
मुझे मित्र कहकर भी संबोधित किया। क्यों किया मैंने कभी पूछा नहीं, किंतु इतनी राजनीति तो मुझे भी आती थी। फिर क्या था, धर्म, नीति, ज्ञान, मर्यादा, रक्त संबंध, इन सब से ऊपर उठ गया था मैंने केवल एक ही धर्म निभाया। तुमने राजनीति की होगी मित्र, मैंने तो जीकर और मरकर सिर्फ मित्रता की। वाह 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 वाह। ये संबंधों की विशेषता है, ये उनकी ऊष्मा है। ये संबंध हैं जो बहन के रिश्ते का जो आपने उल्लेख किया, उसने हम सबको भावुक कर दिया। और मित्र, हम ये कहेंगे आशु सर, दोस्तों आपसे भी, कि मित्रता जो होती है वो बिल्कुल उसी बहन के प्रेम जैसी मित्रता होती है। आप अगर इस जीवन में किसी मनुष्य को किसी रूप में अपना पाते हैं और वो सबसे आपका प्रिय और सबसे हृदय के करीब होता है, तो वो मित्र होता है। और वो मित्रता के जितने उदाहरण हमारे समाज में, हमारे इतिहास में मिलते हैं, वो अद्भुत हैं। प्रकृति, जाहिर सी बात है, अगर ये प्रकृति ना हो, ये प्रकृति हमें रंग ना दे, हवा ना दे, खुशबू ना दे, तो वो कहाँ से मित्रता होगी, तो कहाँ से वो बहन का वात्सल्य होगा, उसका प्रेम होगा और उसका त्याग होगा। क्या सुनाएंगे? हमारी कविता में मानवीय मूल्यों का भी काफी पुट है। तो ये एक ऐसी कविता है, बड़ी छोटी कविता है, लेकिन काफी ये प्रसिद्ध हुई थी। इसको यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ पोएट्री में भी इसको जगह मिली थी। और ये अनायास बिल्कुल मार्केट में एक दृश्य था। उस दृश्य ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित किया और तब ये कविता निकली थी। एक भिखारी पर है ये, इसकी टाइटल है द बेगर। और बड़ी छोटी कविता है और इसमें सिंबल है, बेसिकली प्रतीक इसका बहुत सशक्त है। अ बेगर, लिम्बलेस, आर्मलेस, the fragments barely clad, the begging ball tied to the loose end of one arm, rolls over the pathway along the garment shop, rolls along the pathway along the garment shop and stomachs out some cacophonous score, which is getting drowned into the clatter of stones raining into his empty bowl. ये एक तरह का प्रतीक है कि जो उसके खाली उसका कटोरा है, उस पर खाली है, लेकिन उस कवि को उसमें कुछ पत्थर दिख रहे हैं, पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं। और वो पत्थर के टुकड़े जो हैं वो समाज में ऐसे हृदय को सिंबलाइज करते हैं, प्रतीक हैं, जिनमें दया और करुणा कहीं ना कहीं अनुपस्थित हो गई है, कहीं ना कहीं चली गई है। बहुत सुंदर। हम बहुत बहुत सुंदर मुकुल सर। हम और सुनना चाहते हैं आशुतोष सर आपको, और फरमाइश भी मेरे पास आ रही है लगातार। लेकिन मेरे मन के जो प्रश्न है उनका क्या होगा? एक प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है और हमें लगता है वो सिर्फ हमारे मन में नहीं, हमारे सब साथियों के मन में यहाँ पर होगा। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक जिले को चलाना, एक राज्य को चलाना, कई बार आपको सख्त होना पड़ता है, और कई बार नहीं, हमें लगता है कि सख्त आपको हमेशा होना पड़ता है। लेकिन वहां पर एक आपका जो कवि मन है, आपके जो मन की कोमलता है, क्या वो आड़े आती है? आपकी संवेदना आड़े आती है? क्या आपको शोषित, वंचित ये नजर आते हैं, या आपको न्याय व्यवस्था ही नजर आती है? ये संबंध और ये सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाते हैं? ये एक कठिन प्रश्न है और कठिन परिस्थिति भी होती है इसके बीच में सामंजस्य बैठाना। लेकिन जहां तक सही करने की बात है, उसके लिए सख्त हुआ जा सकता है। लेकिन किसी को दुख ना पहुंचे, किसी की बेइज्जती ना हो, कोई परेशान ना हो, अगर ये संवेदना है तो आपके निर्णय सख्त होते हुए भी उनको उस तरह से कुप्रभावित नहीं करते। थोड़ी देर के लिए कष्ट होता है कि क्या कठिन और कठोर होना जरूरी है, शायद होता है जरूरी, और जिस समय जरूरी होता है उस समय ऐसा निर्णय भी लिया जाता है। लेकिन उस समय भी, उस निर्णय में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हित छुपा होता है, और जब बड़े हित की बात होती है तो छोटे छोटे जो समस्याएं हैं या कठिनाइयां हैं उनको बैकसीट लेनी पड़ती है। कभी कोई ग्लानि कि अरे क्या कर दिया? बिल्कुल कई रही होंगी। मतलब
कोई मैं पूर्ण या समग्र या सम्यक पुरुष तो हूं नहीं कि कहीं ग्लानि ही नहीं होगी या सारे निर्णय परफेक्ट होंगे। बहुत जगह होती है वो न्याय भारी पड़ जाता है आपकी संवेदना पर, आपकी करुणा पर, आपकी दया पर। मुझे लगता है कि जब आप न्याय करते हैं तो संवेदना को ध्यान में रखकर ही न्याय करते हैं। मतलब संवेदना से पृथक कैसे है न्याय? अगर न्याय है तो उसमें सभी संवेदनाओं को समाहित करने का प्रयास अवश्य होगा। हो सकता है कि कहीं एक संवेदना का झुकाव अधिक हो, एक पक्ष का झुकाव अधिक हो, उसके पक्ष में निर्णय अगर लिया गया है तो उसका पलड़ा उस समय के लिए भारी हो सकता है। लेकिन सभी संवेदनाएं पृथक रखी गई हैं। न्याय सिर्फ जो है बुद्धि विवेक तर्क पर लिया गया है, ऐसा नहीं। समय समाप्ति की ओर है। प्रश्न हमारे बहुत सारे रह गए हैं, सुनना और बाकी रह गया है, लेकिन 2 प्रश्न हम आप दोनों से अवश्य पूछेंगे और दोनों आप उसका जवाब दीजिए। मुकुल सर, पहले आप बताइए। बहुत छोटा सा प्रश्न है, कलम चलाना और प्रशासन चलाना, क्या आसान, कितना कठिन, कितना आसान? मेरी जो साहित्य यात्रा है उसमें एक चीज जो मुझे एक चीज का अनुभव जो होता रहा और उस अनुभव में उभार आता रहा समय के साथ, वो ये है कि कला जो है वो कहीं ना कहीं आपकी भावना की जो कोमलता है और आपके अंदर एक जो मानवीय मूल्य है उनको प्रिजर्व रखने में, उनको संरक्षित रखने में बहुत मदद करता है। और इसमें मैं हमेशा फील किया, मैंने इसमें मुझे एक बड़े फेमस दार्शनिक हैं, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, उनकी वो बात की फिलोसोफर किंग का उनका जो आइडियल सिटी स्टेट था कैलीपोलिस, उसमें वो उनकी जो अवधारणा है उसमें वो उसका जो राज्य है, उसका जो शासन है वो फिलोसोफर किंग को देना चाहते हैं। फिलोसोफर किंग का मतलब जो एक फिलोसोफर भी है और वो प्रशासक भी है। तो और कवि जो होता है, साहित्यकार जो होता है वो फिलोसोफर तो होता ही, कहीं ना कहीं दर्शन से तो उसका तारुफ रहता है, बड़ा मजबूत रिश्ता रहता है। तो वो संवेदना जो है वो प्रशासन को कहीं ना कहीं, आपके प्रशासन को हमेशा लोगों से जोड़ के रखने में मदद करती है। जो गांधी का जो अपना कॉन्सेप्ट है कि लास्ट मैन एट द क्यू, तो वो कला वहां बहुत मदद करती है प्रशासन में। तो फिलोसफर, और हमारा हम दूर क्यों जाए, हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक कोमल हृदय के ये मतलब कवि और एक प्रशासक। और आप देखिए कि सर्वप्रिय, लोकप्रिय, उनके जो पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं वो भी उनका इतना ही सम्मान, उनको भी वो उतने ही प्रिय थे। और उनकी एक कविता जो छोटी सी है, अगर आप बोले तो मैं वो सुनाऊं, चूंकि वो मुझे बहुत ही एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बड़ी भाती है कविता, और कहीं ना कहीं मेरे ये सेंटिमेंट्स को एको करती है, मेरी भावना को एको करती है। गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे जब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो ये जो कविता है कि वो आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी, प्रशासन चलाने में भी कुछ कठोरता आती है, कुछ कटुता आती है, क्योंकि आपके अनुभव हमेशा मधुर नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपका जो काम करने का परिवेश है और आपकी जो टकराहट है वो भी चलती रहेगी, उससे कठोरता आएगी, थोड़ी कटुता आएगी, लेकिन कला उसको बिल्कुल एक सब्लिमेट करके एक प्रवाह में बहा देती है और आपके अंदर कोई कटुता रह नहीं जाती। फिर आपकी फीलिंग बिल्कुल बदल जाती है। बहुत सुंदर। समय समाप्त हो गया है लेकिन मन नहीं भरा। तो क्योंकि आप दोनों युवा हैं, प्रेरणा स्रोत हैं युवा पीढ़ी के लिए, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होना, साहित्यकार होना। आशु सर, मुकुल सर, आप दोनों, हम चाहेंगे कि कम शब्दों में आप हमारे युवा को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें और अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को, उन्हें भी दरकिनार न करें, साथ लेकर दुनिया और मन दोनों को प्राप्त करें। जिस देश के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर आप अनुमति दें तो 2 मिनट में उस एक कविता सुना दें। भारत के ऊपर यह कविता है, क्योंकि हमारा पूरा कर्म उस भारत के लिए है। देश क्या है? देश क्या सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति है या राजनीतिक सत्ता है? नहीं, हमारे लिए देश क्या है? कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय प्रेम से भरती हैं, कुछ सहमी सिमटी सीमाएं आकार बना बस करती हैं, जो गर्व भरे पहचान बने वह राष्ट्र बने, सम्मान बने। जो भीतर तक है रचा हुआ वह नाम नहीं, विन्यास नहीं,
जो श्वास श्वास में बसा हुआ, भूगोल नहीं, इतिहास नहीं, वह श्रद्धा है, विश्वास प्रबल, वह सब भावों में भाव सरल। जिसमें बसने को देव स्वयं सदियों से रहते लालायित, जिसमें बहती है पुण्य सलिल, धड़कन बन जीवन रूपायित। मुझसे पहले भी हर क्षण में सबने देखा है, कण कण में भगवान लगाए ध्यान। यहाँ मर्यादाओं का मान, यहाँ सच्चिंतन में आराधन में सागर मथना विश्वान। यहाँ नर बन जाते हैं ईश, यहाँ पूजे जाते वागीश। यहाँ वह पहला छंद यहाँ जन्मा, वह देव की नंद यहाँ जन्मा। जिसमें पत्थर निष्प्राण नहीं, अविचल हिमखंड यहाँ जन्मा। जिसमें महकी है धूप सदा, मुस्काकर ठहरी छांव। यहाँ पत्तों पत्तों में गीत, यहाँ पत्तों पत्तों में गीत। यहाँ खक्कल रव में संगीत, यहाँ बस हृदय जीतना लक्ष्य रहा, और धर्म बचाना जीत। यहाँ सब और शांति, सब सुखी रहें, सबका मंगल कल्याण करें। जो है उदार उर अपनाता, हर अतिथि कहीं से जो आता, और पुरुष प्रकृति में पा जाता, नव सृजन मूल नव निर्माता। जिसमें जीवन ब्रह्मांड खुला, जिसमें कर्मों का कांड खुला। भूखंड नहीं यह दिव्य पुंज, जो पृथ्वी का श्रृंगार बना। यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह महाकाल अंगार बना। यह धर्म ध्वजा का वाहक है, यह धर्म ध्वजा का वाहक है। यह भक्ति भावना भारत है, यह भक्ति भावना भारत है। तो इस भारत के लिए हम सब युवा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जिस काल में हम इस भारत के नवनिर्माण को होता हुआ देख रहे हैं, उसमें हमें अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ, अपनी पूरी लगन और प्रतिभा के साथ काम करना है। जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, या साहित्य का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, या लोक प्रशासन का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, जिसमें भी हो, अपने आप को इस देश के नव निर्माण में समर्पित करें। इस समाज को और सुगठित बनाएं, अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं। इसमें संवेदनाएं बनी रहें, लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह रखें, साहचर्य का भाव हो, यही कामना है। आशुतोष अग्निहोत्री जी, मुकुल कुमार जी, आप साहित्य आज तक के इस के एक छोटा संदेश है जो मैंने फील किया है। महत्वाकांक्षा जो यहाँ युवा हैं, उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि महत्वाकांक्षा बिल्कुल रखिए। लाइफ में आप, जिंदगी में जो आपने अपने लिए एक गोल सेट किया है, उसको आप प्राप्त करें। लेकिन अपनी आत्मा की आवाज, जो कि पैशन को मैं मानता हूँ, पैशन का कोई हिंदी बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी वर्ड प्रॉपर नहीं है जो इसको डिफाइन कर सके। अपने पैशन, जो अपनी आत्मा की आवाज है, उनको डूबने मत दीजिए रोजमर्रा की जिंदगी में। उसको आप शुरू से सुनिए, जो कहीं ना कहीं जिंदगी में आप कितना भी अच्छा कर जाएंगे, अपने महत्वाकांक्षा को अचीव करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा ठहराव आएगा, और वहां पर ये पैशन आपकी बहुत मदद करेगा। तो शुरू से इसको साथ लेके चलें, एम्बिशन और पैशन को साथ लेकर के चलें। साहित्य आज तक के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आशुतोष अग्निहोत्री जी, मुकुल कुमार जी, पूरे आज तक परिवार की ओर से आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही दृढ़ता के साथ, सख्ती के साथ प्रशासन चलाते रहें, लेकिन बहुत ही कोमल हृदय जो आप दोनों का है, संवेदना के साथ आप उसका हमारे लोगों का, शोषितों का, वंचितों का ध्यान भी रखें। हम इसी आशा के साथ पुनः आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ पधारने के लिए। बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।